हेलो बच्चों, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आई होप के सभी अच्छे होंगे और जो हिंदी की तैयारी है वो आप लोग की ऑलमोस्ट हो चुकी होगी। तो आपकी जो है सीरीज स्टार्ट होने जा रही है यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की, जिसमें हम आपके हिंदी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। निबंध, जनसंचार माध्यम, इसके अलावा जो आपकी पाठ्य पुस्तक है काव्यखंड, गद्यखंड, उसके अलावा जो आपकी सेकंड बुक है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लस लास्ट में हम देखेंगे संस्कृत के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जितने क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाले हैं वो सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और उन्हीं में से जो है पेपर आपका 90 to 95% देखने को मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब आप लोग कमर की पेटी बांध लीजिए और बोर्ड एग्जाम की तैयारी में एकदम से जुट जाइए, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हम आप लोग को यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे। सिर्फ जो बच्चे वीडियोस तैयार कर ले रहे हैं उनको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो देर ना करते हुए सीधा लेकर के चलता हूँ आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, फर्स्ट वीडियो हिंदी के निबंध। और उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी बच्चे जितने भी मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले टॉपिक बताए, इनके अगर आप लोग पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं और बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो बहुत ही कम कॉस्ट में जो है आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। स्क्रीन पर आप हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो देख पा रहे होंगे। सिंपली आपने हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है और जिस भी सब्जेक्ट की आपको पीडीएफ चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, वो आप हमसे परचेज कर सकते हैं। और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में ये जो पीडीएफ है वो अवेलेबल है। आप चाहे साइंस साइड से हैं, आर्ट साइड से हैं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम जिस भी साइड से हैं आप, सारे सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों वो अवेलेबल है। तो जिस भी सब्जेक्ट की पीडीएफ लेना चाहते हैं सिंपली आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें और हम आपको एक क्यूआर कोड सेंड कर देंगे। उस पर आप जैसे ही पेमेंट करते हैं पीडीएफ डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। तो देर न करते हुए करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है निबंध वो स्टार्ट। तो सबसे पहला देखो, निबंध लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। कितने शब्दों में आपको निबंध लिखना होता है? 200 से 250 शब्दों के अंदर अंदर जो है आपको अपना जो निबंध है वो समेटना होता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको इस वीडियो में पता चलेंगे, प्लस क्या क्या टॉपिक आप एग्जाम में बनाएंगे और किस तरीके से आपको वो निबंध कंप्लीट करना है वो पूरा हम इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले देखो, भारत की बढ़ती जनसंख्या, जनसंख्या वृद्धि अथवा जनसंख्या वृद्धि का संकट। ये जो क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम्स में देखो 2022, 2013, 16, 18 में रिपीट हो चुका है। तो यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट काम जो रहता है वो है संकेत बिंदु को अच्छे से पढ़ना। अगर आप संकेत बिंदु को अगर पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं अच्छे से, तो ये मान के लगभग 50% जो है आपका निबंध यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले में संकेत बिंदु दे रखा है, देश में जनसंख्या वृद्धि की दर और संसाधनों की कमी। पहला पॉइंट आपने यानी इसी के अकॉर्डिंग ही आपको अपना निबंध जो है वो स्टार्ट करना है, फिनिश करना है। सेकंड पॉइंट दे रखा है जनसंख्या वृद्धि के कारण। फिर है तीसरा पॉइंट, भारत में जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न संकट या फिर समस्याएं। चौथा है भविष्य में जनसंख्या की स्थिति। पांचवा है जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के उपाय। तो 5 पॉइंट्स और इन्हीं 5 पॉइंट का यूज करके आपने 200 से 250 शब्द का जो है एक निबंध तैयार करना है। हम पूरा निबंध नहीं पढ़ेंगे और ना ही आपको पूरा जो है इसको रटने की जरूरत है, याद करने की जरूरत है। सिंपली क्या करेंगे, एक बार इसको आप वीडियो रोक करके पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद इसको आप खुद अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करेंगे। तो देखो जैसे जैसे आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, चिंताजनक जनसंख्या वृद्धि और संसाधनों की कमी, क्या करेंगे वीडियो रोक करके बाद में पढ़ लेंगे इसको। तो ऐसी जनसंख्या वृद्धि के कारण देखो मुश्किल से क्या है 50 से 60 शब्द जो है एक एक टॉपिक के अंदर जो है कवर किए हुए हैं यहाँ पर। फिर है भारत में जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न संकट, क्या क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है जनसंख्या वृद्धि से। तो ये भी आपको पता है कि ज़्यादा भीड़ होगी तो नौकरी कम मिलेगी, रहने की जगह कम होगी, खेती की जो जगह है वो कम होगी। फिर है विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या, कहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या और किस दर से बढ़ रहा है वो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। फिर है जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के उपाय, किस तरह से हम लोग जनसंख्या को नियंत्रण कर सकते हैं, कैसे उसमें कमी ला सकते हैं, तो वो आपको यहाँ पर लास्ट में बताना है। तो ये पहला निबंध जनसंख्या में वृद्धि एक आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा इस बार आपके एग्जाम में। अगला जो टॉपिक है वो है प्राकृतिक आपदा और उत्तराखंड। 2014-2019 में बच्चों ये जो है प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। ये भी आप लोग का इस बार जो है एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट निबंध में इसको रखा गया है। प्राकृतिक आपदा और उत्तराखंड, संकेत बिंदु आप देख सकते हैं। प्राकृतिक आपदा से आशय क्या है, उत्तराखंड की प्रमुख प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी हैं, आपदाओं के कारण क्या है और सुरक्षा के उपाय, यानी किस तरह से हम लोग जो है इन आपदाओं से बचाव कर सकते हैं। तो प्राकृतिक आपदा से आशय देखो यहाँ पे सिंपली अगर हम समझें कि प्रकृति के विनाशकारी रूप को प्राकृतिक आपदा कहा जाता है। बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, चक्रवात, सूखा, आंधी तूफान, सुनामी, आग लगना, बादल फटना आदि मुख्य प्राकृतिक आपदाएं हैं। तो ये हो गया। उसके बाद फिर उत्तराखंड के प्रमुख आपदाएं भी जो हमने ऊपर नाम पढ़ लिए ना, उनके बारे में आपने क्या करना है, 2-2, 3-3 लाइनें बता देनी है। तो आप 200 से 250 शब्द करने हैं आराम से। आप क्या है इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखते जाएंगे तो इजिली आप लोग 200 से 250 शब्द आराम से इसमें कर लेते हैं। आपदाओं के कारण, किस कारण से ये आपदाएं आती हैं वो आपको बताना है, किस तरह से हम लोग सुरक्षा कर सकते हैं वो आप यहाँ पे आराम से पढ़ सकते हैं।
और अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि सीरीज़ जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और सारे सब्जेक्ट के ऐसे ही आपकी क्लासेस चलेंगी। तो ये पूरा आपका जो इम्पोर्टेंट है उसको पढ़ना है। नेक्स्ट अगला जो इम्पोर्टेंट रहेगा बच्चों, वो है मेरे जीवन का लक्ष्य या फिर उद्देश्य। 2013-18 में पूछा जाएगा और इस पर 99% है कि ये आपका एग्जाम में आएगा ही आएगा। संकेत बिंदु इसमें दे रखे हैं, देखो, जीवन में लक्ष्य का महत्व, मेरे जीवन का लक्ष्य, प्रेरणा स्रोत, लोकहित की भावना, लक्ष्य प्राप्ति की तैयारी। ये आप खुद अपने शब्दों में इसको अपने खुद को वहाँ पर उस पोज़ीशन पर रख कर के, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं क्या बनना चाहता हूँ, किस तरह से मैं उसको पा सकता हूँ, वो सारे जो हैं आपको इसमें भरना है। तो जीवन में लक्ष्य का मैं तो सबसे पहले आपको देखो, निरुद्देश्य नौका जिस प्रकार दिशाहीनता के कारण जल में इधर-उधर भटकती रहती है और अंत में भंवर में समा जाती है, उसी प्रकार लक्ष्यहीन मनुष्य अपनी लंबी आयु के अंत में चारों ओर भटकते-भटकते थक-हार कर जीवन निरर्थक बीत जाने के पश्चाताप से घिर जाता है। एक लक्ष्य निर्धारित कर लेने से जीवन की दिशा तय हो जाती है। इससे हमारी सारी शक्ति और ऊर्जा उस पर ही व्यय होती है। अंततः लक्ष्य प्राप्ति से हमारा आत्मबल बढ़ता है। फिर इसके बाद मेरे जीवन का लक्ष्य, यानी मैं क्या बनना चाहता हूँ, क्या प्राप्त करना चाहता हूँ, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। प्रेरणा स्रोत, आपको जो प्रेरणा है वो कहाँ से मिली, वो आपको यहाँ पर पूरा बता देना है डिटेल में। लोकहित की भावना, तो देखो जैसे यहाँ पर ये दोहे यूज कर रखे ना, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटा आत, जो घर जा रे आपना सो चले हमारे साथ। तो इस तरह से आप लोग भी एक या दो श्लोक जो है अपने निबंध में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो है बच्चों आपका राष्ट्र निर्माण में युवा शक्ति का योगदान, अथवा देश के उत्थान में युवाओं का योगदान, या फिर राष्ट्र निर्माण में युवा शक्ति की भूमिका, किसी भी तरह से घुमा फिरा करके आएगा। तो अगर राष्ट्र निर्माण में मतलब युवा शक्ति, आपको जो मेन शब्द है वो पकड़ना है यहाँ पर, युवा या फिर युवा शक्ति। तो इसके अंदर जो संकेत बिंदु आप देख पा रहे हैं, पहला है प्रस्तावना, फिर है युवा वर्ग और उसकी शक्ति, छात्र असंतोष के कारण, राष्ट्र निर्माण में छात्रों का योगदान और उपसंहार। तो प्रस्तावना से स्टार्ट करना है कि सच्चा विद्यार्थी वही है जिसके मन में विद्यार्जन के प्रति सच्ची जिज्ञासा और लगन हो, जो विद्या प्राप्ति के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को देखकर आनंदित होता हो, तथा जो विद्या को केंद्र बनाकर अन्य सब बातों को भूल जाता हो। एक सच्चे विद्यार्थी के रूप में प्रत्येक विद्यार्थी का यह भी कर्तव्य है कि वह ज्ञान संपन्न होकर राष्ट्र निर्माण की दिशा में अपना सक्रिय योगदान दे। तो क्या करना है, सिंपली जब वीडियो खत्म हो जाएगी तो इसको आप लोगों ने मेन लिया कि यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पता चल जा रहा है, किस तरह से आपको हिंट मिलेंगे वो यहाँ पर पता चल जा रहा है, कितने शब्दों में लिखना है वो आप लोग अभी तक जो है क्लियर कर चुके हैं। तो टॉपिक वाइज आप लोगों को पॉइंट बाय पॉइंट बना करके लिखना है, युवा वर्ग और उसकी शक्ति, फिर छात्र संतोष के कारण, यानी छात्र जो है उनमें रोष या फिर गुस्सा क्यों आता है, किस कारण से, वो आपको यहाँ पर इसमें बताना है। राष्ट्र निर्माण में छात्रों का योगदान, यानी किस तरह से बच्चे या छात्र जो है हमारे देश के निर्माण में अपनी भूमिका निभाते हैं, किस तरह से अपना योगदान देते हैं, वो आपको बताना है। तो देखो, अनुसंधान के क्षेत्र में होता है, परिपक्व ज्ञान की प्राप्ति एवं विकासोन्मुख कार्यों में उसका प्रयोग, स्वयं सचेत रहते हुए सजगता का वातावरण उत्पन्न करना, ऐसे ही नैतिकता पर आधारित गुणों का विकास, कर्तव्यों का निर्वाह, अनुशासन की भावना को महत्व, इतना डिटेल में नहीं जाना है, सिर्फ क्या पढ़ लो, इनमें इनको एक बार पढ़ लो, इनमें से कोई भी दो तीन जो टॉपिक है, पॉइंट है, वो उठा लीजिएगा। समाज सेवा और लास्ट में उपसंहार। तो विद्या अध्ययन से विद्यार्थियों में चिंतन और मनन की शक्ति का विकास होना स्वाभाविक है, किंतु कुछ विपरीत परिस्थितियों के फलस्वरूप अनेक छात्र समाज विरोधी कार्यों में लग जाते हैं। इससे देश और समाज की हानि होती है। भविष्य में देश का उत्तरदायित्व विद्यार्थियों को ही संभालना है, इसलिए यह आवश्यक है कि वे राष्ट्रहित के विषय में विचार करें और ऐसे कार्य करें जिनसे हमारा राष्ट्र प्रगति के सोपानों पर चढ़ सके। तो इतना क्लियर हो गया। एक और देख लेते हैं, शिक्षित बेरोजगारी की समस्या अथवा शिक्षित बेरोजगारी एक अभिशाप, शिक्षा एवं रोजगार, या फिर निराश युवा पीढ़ी और समाधान, 2022-10-2017। तो ये प्रीवियस जो है 3 साल में बच्चों रिपीट हो चुका है, इस बार भी एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट निबंध में इसको रखा गया है, तो इसको भी आप लोगों ने देखना है। इससे पहले जो हमने किया है वो और ये लगभग मान सकते हैं 60-70% जो है सेम टू सेम, अगर आप लिख करके आ जाते हैं तो दोनों में क्या है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पर भी आप लोग देखो पॉइंट जो है देखने को मिलेंगे कई सेम टू सेम। जैसे पहला दे रखा है इसमें, बेरोजगारी और निराश युवा पीढ़ी। बेरोजगारी का अर्थ, बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या, निराशाजन्य बेरोजगारी एक अभिशाप, बेरोजगारी के कारण, फिर है रोजगार, निराशा का एकमात्र समाधान, उपसंहार। तो इसके अंदर अगर हम पढ़ें कि बेरोजगारी और निराश युवा पीढ़ी, तो क्या आपने कभी उस नौजवान की पीड़ा का अनुभव किया है जो दिन में रोजगार दफ्तरों
के चक्कर लगाता है और रात में देर तक अखबारी विज्ञापनों में अपनी योग्यता के अनुरूप नौकरी की खोज करता है तथा घर में जिसे निकम्मा कहा जाता है और समाज में आवारा। वस्तुतः वह निराशा की नींद सोता है और आंसुओं के खारेपन को पीकर समाज को अपनी मौन व्यथा सुनाता है। तो बेरोजगारी क्यों है, क्यों उत्पन्न होती है, या फिर कोई अगर छात्र है बहुत अच्छे लेवल पर पढ़ने के बावजूद उसको नौकरी नहीं मिलती, उसके पीछे का कारण क्या है। तो बेरोजगारी क्यों होती है, ये सब आपको इसके अंदर बना करके लिख देना है। जैसे बेरोजगारी का अर्थ आप लोग पढ़ लेंगे, निराशाजन्य बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या, फिर उसके बाद एक अभिशाप, फिर है बेरोजगारी का कारण क्या क्या है। जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने जनसंख्या वृद्धि के बारे में हमने निबंध देखा, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। किसमें? बेरोजगारी में। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, यानी हमें वो सब कुछ पढ़ाया जाता है जो इन फ्यूचर हमारी जॉब में काम नहीं आने वाला है। तो एक ये रीज़न भी हो सकता है। कुटीर उद्योगों की उपेक्षा, यानी जो छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं उनकी उपेक्षा की जाती है कि अरे ये भी कोई करने का काम है, तो ये भी एक रीज़न है। फिर है औद्योगिकीकरण की मंद प्रक्रिया, कृषि का पिछड़ापन, विदेशी कुशल एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों की नियुक्ति, रोजगार निराशा का एकमात्र समाधान। क्या क्या समाधान कर सकते हैं? तो पहला है जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण कर सकते हैं, शिक्षा प्रणाली में व्यापक परिवर्तन कर सकते हैं, कुटीर उद्योगों का विकास कर सकते हैं, औद्योगिकरण में हम विकास कर सकते हैं, सहकारी खेती, सहायक उद्योगों का विकास। लास्ट में आ जाता है राष्ट्र निर्माण, इसमें संबंधी विविध कार्य। ठीक है, तो ये आपका कवर हो जाता है। और उसके बाद लास्ट पॉइंट हमारा बचता है उपसंहार। ये हमारी सरकार बेरोजगारी। उपसंहार का मतलब क्या हो गया कि ऊपर जो भी आपने सब कुछ लिखा है उसका एक निचोड़ जो है वो आपने इसमें देना होता है। जैसे इसमें दे रखा है, हमारी सरकार बेरोजगारी उन्मूलन के लिए जागरूक है और इस दिशा में उसने महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं। परिवार नियोजन, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कच्चा माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की सुविधा, कृषि भूमि की हदबंदी, नए नए उद्योगों की स्थापना, अप्रेंटिस यानी प्रशिक्षु योजना, प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना आदि अनेकों नेक कार्य ऐसे हैं जो बेरोजगारी को दूर करने में एक सीमा तक सहायक सिद्ध हुए हैं। इनको और अधिक विस्तृत एवं प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। और एक लास्ट निबंध और जो आप लोगों को यहाँ पर देखना है, देखो यहाँ पे 5 से 6 जो है हम आपको एक्सपेक्टेड बता देते हैं। इन्हीं में से जो है आपके 2 आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, दोनों में से कोई एक आपको करना होगा। कमर तोड़ महंगाई समस्या और समाधान, अथवा महंगाई की समस्या या फिर महंगाई की समस्या व समाधान। तो जिस जैसे भी घुमा फिरा करके आएगा तो आप लोगों ने जो इसके पॉइंट्स हैं वो देख लेने। सबसे पहले प्रस्तावना दे रखा है, महंगाई के कारण जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि, कृषि उत्पादन व्यय में वृद्धि, कृत्रिम रूप से वस्तुओं की पूर्ति में कमी, फिर है मुद्रा प्रसार, प्रशासन में ढील, घाटे का बजट, असंगठित उपभोक्ता, धन का असमान वितरण, महंगाई के कारण होने वाली कठिनाइयां, महंगाई को दूर करने के लिए कुछ सुझाव और लास्ट में उपसंहार। तो प्रस्तावना से आपने स्टार्ट करना है कि भारत की विभिन्न सामाजिक समस्याओं के अंतर्गत महंगाई की समस्या एक प्रमुख समस्या है। वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि की गति इतनी तीव्र है कि आप जब कभी किसी वस्तु को पुनः खरीदने जाते हैं तो वस्तु का मूल्य पहले से अधिक हो चुका होता है। इसे ही महंगाई कहते हैं। महंगाई के क्या कारण है वो आपको यहाँ पर अच्छे से पढ़ लेना है। तो देखो, जनसंख्या में तेजी से गति, हर अभी तक जितने हमने निबंध देखे हैं सब में ये आपका जो एक पॉइंट है सभी में कॉमन देखने को मिला है। कृषि उत्पादन में व्यय में वृद्धि, कृत्रिम रूप से वस्तुओं की पूर्ति में कमी, मुद्रा प्रसार, प्रशासन में ढील, घाटे का बजट, असंगठित उपभोक्ता, धन का असमान वितरण, फिर है महंगाई के कारण होने वाली कठिनाई। क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है महंगाई के कारण, वो आप यहाँ पे इस पर अपने शब्दों में बना करके लिख सकते हैं। महंगाई को दूर करने के लिए कुछ सुझाव आप लोग अपने अकॉर्डिंग भी दे सकते हैं। तो ये बच्चों आप लोगों ने कंप्लीट निबंध देख लिया। महंगाई और लास्ट में उपसंहार भी आपने यहाँ पर दे देना है। ठीक है, तो ये हमारे जो इम्पोर्टेंट निबंध थे 5 से 6 हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा जनसंचार माध्यम, क्योंकि जनसंचार माध्यम भी आपके एग्जाम में अच्छे खासे नंबर में पूछे जाते हैं और 5 नंबर के जो हैं एमसीक्यूज टाइप आपको जनसंचार माध्यम देखने को मिलते हैं। तो वो भी देखते हैं। और बाकी अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लस जो भी बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बाय करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर जरूर कॉन्टैक्ट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे हम जनसंचार माध्यम के इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चैनल के साथ जुड़े रहना है और आप सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। अच्छे से तैयारी करते रहिए क्योंकि ज़्यादा समय अब आप लोगों के पास बचा नहीं है। जो भी 2 से 3 दिन का टाइम बचा है इसमें आप लोगों को अपनी पूरी जी जान लगा देनी है। तो अगेन आप सभी को ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम 2026।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।